Hello friends, welcome back to my channel. So today we are going to start class 12th English Flamingo books first chapter, that is the last lesson. Okay, so ये जो चैप्टर है हमारा the last lesson, इसके ऑथर हैं अल्फोंसे डॉडेट. ओके, तो चलिए पहले हम देखते हैं कुछ ऑथर के बारे में, उसके बाद चैप्टर को रीड करेंगे. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. अल्फोंसे डॉडेट, इनका बर्थ हुआ था 1840 में एंड डेथ हुआ था 1897 में. वॉज ए फ्रेंच नावलिस्ट, ये एक फ्रेंच नावलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ Franco-Prussian War 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. तो यहाँ पे जो लेसन है ये हमारा, ये पूरा फ्रैंको यानी कि फ्रांस और प्रशिया यानी कि आज के समय में जो जर्मनी है उसके वॉर के बारे में है. ठीक है, और ये जो चैप्टर है ओके, इसको कब लिखा गया था 1870 में और 1871 में लिखा गया था. ठीक है, जिसमें क्या बताया गया है, फ्रैंको प्रशिया वॉर में जो फ्रांस थे, ठीक है, उनको प्रशिया यानी कि जर्मनी ने डिफीट यानी हरा दिया था. और फ्रांस के जो यहाँ पे फ्रांस को डिफीट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जो प्रशिया के लीडर थे वो कौन थे, बिस्मार्क थे. ओके, प्रशिया जो है ये आज के समय में अगर हम बात करें तो ये बहुत से नेशंस से बना हुआ था. ठीक है, आज के समय में जो नेशन है जैसे जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया का, तो ये सारे आज जो कंट्रीज़ है, नेशंस है, ये पहले प्रशिया में थे. ठीक है, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, और यहाँ पे इस स्टोरी में हम उन फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे जैसे एल्सेस और लोरेन, जहाँ पे जो प्रशिया मतलब कि ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट थे दो, एल्सेस और लोरेन, ये प्रशिया के हाथ में चले गए यानी कि जर्मन लोगों के हाथ में चले गए. और इस स्टोरी में हम रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इसका स्कूल्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, मतलब स्कूल लाइफ पे इस वॉर का क्या इफ़ेक्ट पड़ा, इसको हम समझेंगे. तो यहाँ पे दिया हुआ है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट dread ऑफ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल हैड said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. तो यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैं उस दिन बहुत ही लेट उठा था, ठीक है, मॉर्निंग में, और मैं आई वॉज़ इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग. ड्रेड ऑफ मतलब होता है फियर ऑफ, मतलब आप जब किसी डर में होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत डर में था कि मुझे वो स्कोल्ड यानी कि डांटे ना. कौन, मिस्टर हैमल यहाँ पे जो ऑथर हैं उनके लैंग्वेज के टीचर थे. ठीक है, तो पहले वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती, तो ये फ्रेंच टीचर हैं मिस्टर हैमल, जो कि अब क्या करने वाले थे, क्वेश्चन पूछने वाले थे नेक्स्ट मॉर्निंग. ठीक है, उस मॉर्निंग क्वेश्चन पूछने वाले थे कौन से टॉपिक पे, पार्टिसिपल्स. ठीक है, तो पार्टिसिपल एक ग्रामर का ही टॉपिक है. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड, और ये जो ऑथर हैं ये उसके बारे में फर्स्ट वर्ड भी नहीं जानते थे, एक वर्ड भी उसके बारे में नहीं जानते थे. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. फिर उन्होंने कुछ मोमेंट के लिए, कुछ क्षण के लिए सोचा कि मैं क्या करता हूँ कि बाहर चला जाता हूँ और अपना दिन पूरा बाहर ही आज बिता लूँगा. ठीक है, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और उस दिन का वेदर कैसा था, बहुत ही वार्म था, गर्मी थी, और ब्राइट जो सन था वो बहुत ब्राइट था. जनरली हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि हमारे कंट्री में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कोल्ड बहुत ज़्यादा रहता था, तो यहाँ पे रेयरली जो है सन निकलता था. ओके, तो यही वो वेदर बता रहे हैं कि वो लोग क्या करते थे, सन बाथ यानी कि सूर्य की किरणों को लेने के लिए वो जाते थे बाहर. ठीक है, सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के लिए. द बर्ड्स वर चिरपिंग, चिरपिंग मतलब होता है जो साउंड निकालती हैं बर्ड्स, उसको चिरपिंग बोलते हैं. एट द एज ऑफ वुड, वुड मतलब होता है ट्री, यानी कि ट्री के एज यानी कि एक किनारे पर बैठ के जो बर्ड्स थी वो चिरपिंग यानी कि चहचहा रही थी. ठीक है, एंड इन ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रेसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. तो यहाँ पे सॉ मिल एक वर्ड आया. सॉ मिल मतलब होता है कि ऐसी फैक्ट्री. ठीक है, सॉ मिल मतलब अ फैक्ट्री फॉर कटिंग वुड, ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे हम वुड काटते हैं. ठीक है, ऐसी फैक्ट्री को बोलते हैं सॉ मिल. तो
सॉ मिल के पीछे ही एक ओपन फील्ड था जो कि बिल्कुल खाली था। वहाँ पे जो प्रशियन यानी कि जो जर्मन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग यानी कि एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। अब ये सब जो है नरेटर को बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग यानी कि अट्रैक्टिव लग रहा था, और देन रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स यानी कि जो पार्टिसिपल्स के रूल थे उनसे ज़्यादा टेम्पटिंग यानी कि अट्रैक्टिव क्या लग रहा था, सोल्जर्स का ड्रिलिंग यानी एक्सरसाइज करना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन यहाँ पे नरेटर के पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो इन सब से रेजिस्ट यानी कि बाहर रहें, टू स्टे अभी दूर रहें और अपने स्कूल के लिए जल्दी से जाएं। When I passed the town hall there was a crowd in front of bulletin board। अब जैसे ही वो पास होते हैं टाउन हॉल एक गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है, ठीक है। तो वहाँ से जैसे पास होते हैं तो वो देखते हैं बहुत लोगों की भीड़ है जो कि बुलेटिन बोर्ड के सामने है। बुलेटिन बोर्ड ऐसा बोर्ड होता है जहाँ पे जो है लेटेस्ट न्यूज़ लगाए जाते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हैं नोटिस बोर्ड होता है जहाँ पे उस पर्टिकुलर सिटी या डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो है न्यूज़ लगाई जाती है। तो वहाँ पे क्या थे कि न्यूज़ लगा था कोई और लोग वहाँ पे भीड़ जो है इकट्ठा थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। अब क्या होता था लास्ट 2 years से, मतलब कि पिछले 2 सालों से क्या हो रहा है, सारे बैड न्यूज़ बुरे ही खबर आ रहे थे वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे। जैसे कि हमने बैटल जो है हम हार गए थे प्रशियन से, और ड्राफ्ट यानी कि जो ड्राफ्ट मतलब होता है मनी का लेन देन, पैसे का लेन देन, मतलब कि फ्रांस को अब यहाँ वहाँ मतलब उस जगह पे पैसे लगाने हैं, इधर पैसे लगाने हैं, तो ये सारे ऐसे न्यूज़ आते थे। ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, मतलब जो प्रशिया के कमांडिंग ऑफिसर्स होते थे उनके ऑर्डर्स के न्यूज़ आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी मैटर नाउ। ओके, तो यहाँ पे जो है जो नरेटर हैं वो अपने आप को बिना रोके जो है वो मतलब वहाँ पे रुकते नहीं हैं, लेकिन चलते चलते ही सोचते हैं कि अब मैटर क्या हो सकता है, अब क्या बुरी खबर आ सकती है। देन as I hurried by fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जैसे ही जो नरेटर हैं वो जल्दी जल्दी जा रहे थे, जितनी तेज़ी से वो जा सकते थे जा रहे थे, उन्होंने क्या देखा, ब्लैक स्मिथ यानी कि जो लोहार होता है जो लोहे का काम करता है उसका नाम तो वॉचर, वो क्या कर रहा था, वो वहाँ पे था अपने अप्रेंटिस मतलब ट्रेनी के साथ, मतलब उसके अंडर में जिसके अंडर में रह के वो काम कर रहा था, ठीक है, उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, वो भी जो है नोटिस बोर्ड को पढ़ रहा था एंड उसने मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वो क्या बोलता है कि इतनी तेज़ मत भागो बब यहाँ पे क्या है कि जो मतलब चिल्ड्रंस होते हैं वहाँ पे उनको निक नेम से क्या बुलाया जाता है, बब बुलाया जाता है, मतलब एक निक नेम होता है चिल्ड्रन का जिसको बब बोला जाता है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब कि तुम बहुत ही अपने टाइम पे जो है स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे ऐसा लगा यहाँ नरेटर सोच रहे हैं कि वो क्या कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। एंड रीच टू मिस्टर हैमर्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। आउट ऑफ ब्रेथ मतलब होता है पैंटिंग, मतलब कि वो क्या करते हाफते हाफते स्कूल के गार्डन में पहुंच गए। गार्डन वहाँ पे मिस्टर हैमल जो उनके लैंग्वेज के टीचर थे, उनका स्कूल के बाहर एक छोटा सा गार्डन था, तो वो वहाँ पे पहुंच गए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बसल। अब जैसे यूजुअली हमेशा क्या होता था कि जब स्कूल शुरू होता था मतलब तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बशल यानी कि बहुत ही नॉइज़, मतलब लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें करते थे, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता था, शोर होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट यानी कि सड़क पे सुनाई देती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। अब ये जो नॉइज़ था पूरा, ये मतलब जो शोर था वो किस चीज़ का था, मतलब जो डेस्क होती थी जिस पे वो लोग बैठते थे उसको ओपन करना क्लोज करना, इसकी आवाज़ आती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, ठीक है, लेसन्स जो होते थे वो रिपीट होते थे, मतलब बोले जाते थे। यूनिसन मतलब कि एक ग्रुप में, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं एक
सुर में एक साथ बोलना, तो उसको बोलते हैं यूनिसन। एट द सेम टाइम इसको बोल सकते हैं, एट द सेम टाइम। तो वहाँ पे आवाज़ आती थी डेस्क को ओपन क्लोज करने की, एंड वो लोग क्या करते थे, अपने लेसन्स को रिपीट करते थे एक साथ, वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और वो क्या करते थे, अपने कानों पे हाथों को रख लेते थे, जिससे कि उनको और जो बच्चे हैं शोर कर रहे हैं वो आवाज़ ना आए और वो अपना खुद समझ सकें बोलते बोलते। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और जो टीचर की रूलर यानी कि जो स्केल होती थी, छड़ी होती थी, वो क्या करते थे, रैप करते थे, मतलब कि उसको स्ट्राइक करते थे, पटकते थे टेबल पे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन अब क्या था, सब कुछ एकदम शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। अब वो क्या करते थे, काउंटेड ऑन मतलब होता है डिपेंड ऑन, किसी चीज़ पे निर्भर रहना। तो वो डिपेंड रहते थे किस पे, कमोशन पे। कमोशन यानी कि जो नॉइस या फिर जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था, ओके, स्कूल टाइम जब शुरू होता था। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, मतलब वो जैसे कि अपने डेस्क पे जा सके बिना किसी के देखे। मतलब ये कि जैसे सब लोग अगर शोर कर रहे होंगे तो वो क्या होगा कि बिना टीचर की नज़रों में आए हुए अपने डेस्क पे बहुत इजीली चले जाएंगे। लेकिन अगर सब लोग शांत रहेंगे तो क्या होगा, उनको बहुत प्रॉब्लम्स होगी। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन क्या था, ऐसा लग रहा था जैसे वो संडे मॉर्निंग हो और स्कूल में कोई बच्चे ही ना हो, बिल्कुल इस तरह से शांति थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। अब उन्होंने विंडो यानी कि खिड़की से देखा कि उनके जो क्लासमेट हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, वो लोग अपने सीट्स पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। एंड जो मिस्टर हैमिल हैं, जो कि उनके लैंग्वेज के टीचर हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के, वो क्या कर रहे हैं, वॉकिंग अप एंड डाउन। वो जो है आगे पीछे जो है, मतलब क्लासरूम में एक तरह से आप बोल सकते हैं कि राउंड लगा रहे हैं। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और उनके आर्म के नीचे क्या है, उनका वो टेरिबल यानी कि भयानक सा आयरन यानी कि लोहे का जो है रूलर यानी स्केल है, ठीक है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। तो यहाँ पे जो नरेटर हैं वो कह रहे हैं कि मुझे डोर को आप ओपन करना था और वहाँ पे जाना था, जब उससे पहले आना था कि जो है मुझे कोई देख ना ले। अब उनके पास यही ऑप्शन था, क्योंकि क्लास बिल्कुल शांत था, तो वो शोर के बीच में फ़ायदा तो उठा नहीं सकते थे, क्योंकि शोर हो ही नहीं रहा था, इसलिए उनको अब और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था और वो अंदर उनको गेट खोल कर ही डायरेक्टली जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना ब्लस्ड यानी कि कितना सेम फील कर रहा था। ब्लश्ड मतलब होता है फेस टर्न रेड इन कलर ड्यू टू शेम, मतलब सेम की वजह से जब हमारा फेस एकदम रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, तो उसको ब्लश्ड कहते हैं। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना भयभीत था, मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सैड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली। तो वहाँ पे मिस्टर हैमल जो खड़े थे, उन्होंने देखा मुझे और कहा, बहुत ही काइंडली, बहुत दयालुता से बोला कि अपने प्लेस पे जाके बैठ जाओ जल्दी से। लिटिल फ्रांस, अब यहाँ पे जो नरेटर का नाम है वो क्या है, फ्रांस है, ठीक है। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, वहाँ पे जो है मिस्टर हैमल कहते हैं, मिस लिटिल फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू कर रहे थे, अच्छा हुआ तुम आ गए। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। तो यहाँ पे जो नरेटर हैं वो जल्दी से जंप करते हैं और फिर अपने बेंच पे जाके बैठ जाते हैं, डेस्क पे। नॉट टिल देन, मतलब उस समय तो नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और जब वो अपने थोड़े डर से बाहर आए, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। अब उन्होंने क्या नोटिस किया, जब वो अपने डर से बाहर आए, शांति से बैठ गए, तो उन्होंने देखा कि उनके जो टीचर है मिस्टर हैमिल, उन्होंने अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट। हिज फ्रिल्ड यानी कि फ़र लगे हुए थे उसमें, फ्रिल्ड मतलब होता है कि फ़र लगा हुआ था, ठीक है। फ्रिल्ड और शर्ट मतलब एक तरह से डेकोरेटेड बोल सकते हैं। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, उन्होंने ब्लैक कलर का सिल्क का कैप पहना हुआ था। ऑल एम्ब्रॉयडर, मतलब उन सभी चीज़ों पे, सिल्क के कैप पे और जो उनका शर्ट था उस पर कढ़ाई की गई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और वो ऐसा कभी नहीं पहनते थे, मतलब वो जो ड्रेस थी वो केवल 2 ही ओकेज़न पे पहनते थे। एक तो इंस्पेक्शन होती थी, जब इंस्पेक्शन मतलब जब कोई भी बाहर से जो है आता था
स्कूल में चेकिंग करने के लिए, ठीक है, या फिर प्राइज़ जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था तब वो ऐसे ड्रेस पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड स्लो मैन। अब क्या होता था, और दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि पूरा जो स्कूल था वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेंज अजनबी सा लग रहा था और स्लोमैन मतलब बहुत सीरियस लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ करने वाली चीज़ ये लगी कि जो बैक बेंच होते थे हमारे क्लास के वो हमेशा खाली होते थे, लेकिन वहाँ पे आज क्या था, आज वहाँ पे विलेज के लोग, गांव के लोग बैठे हुए थे बहुत ही शांति से, जिस तरह से हम लोग बैठते थे कभी कभी। ओल्ड हाउसर यहाँ पे एक पर्सन है, हाउसर, ओके। हाउसर एक, आप ये भी समझ सकते हैं, ऐसा पर्सन जो विलेज में बहुत पुराना हो, बहुत समय से रह रहा हो। विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, और उसने क्या पहना था, 3 कॉर्नर हैट, मतलब ऐसा हैट पहना था जहाँ पे 3 कॉर्नर थे, ओके। द फॉर्मर मेयर, और जो मेयर थे, फॉर्मर मतलब जो रिटायर हो चुके हैं वो मेयर वहाँ पे आके बैठे थे। फॉर्मर पोस्टमैन, वो पोस्टमैन जो कि रिटायर हो गए हैं आके बैठे थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और भी कुछ लोग थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे थे। जो हॉसर था उन्होंने क्या लाया था, ओल्ड प्राइमर लाए थे। ओल्ड प्राइमर जो है ये एक बेसिक कह सकते हैं आप, रीडर होती है किसी भी लैंग्वेज की, मतलब कि कोई भी लैंग्वेज है तो उसकी जो बेसिक रीडर होती है उसको प्राइमर बोलते हैं। तो यहाँ पे वो फ्रेंच लैंग्वेज की बेसिक प्राइमर लाए थे। थम्ड एट द एजेस, थम्ड मतलब होता है फटा हुआ, डैमेज। तो वहाँ पे जो उनकी बेसिक प्राइमर थी वो डैमेज थी, एज यानी कि किनारों से। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने इसको कहाँ ओपन किया था, अपने नीज पे ओपन किया था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उन्होंने अपने चश्मों को उस पेजेस पे रखा हुआ था जो प्राइमर के पेजेस थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जैसे ही वो मतलब इन सभी चीज़ों पे सरप्राइज हो रहे थे, मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमल ने क्या किया, वो है अपने चेयर पे जो है मतलब चेयर से उठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सैड, अब उन्होंने बहुत ही ग्रेव यानी कि सीरियस होकर बोला, और जेंटल टोन मतलब जेंटल मतलब होता है कि जैसा वो नॉर्मली बोलते थे मुझसे वैसे उन्होंने बोला, माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये हमारा जो है लास्ट लेसन है जो कि मैं आपको दूंगा, पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, जो है ऑर्डर आया है बर्लिन से। बर्लिन क्या है, ये कैपिटल है कहाँ का, जर्मनी का, ठीक है। बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि जर्मनी लोगों ने क्या किया था, फ्रांस को डिफीट किया था, तो वहाँ पे जो है अब उनके पावर आ गई थी, तो उन्होंने वहाँ से नोटिस आया था बर्लिन से कि अब जो है यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में। एल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए टीचर हैं वो कल आएंगे। दिस इज़ आवर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह हमारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अटेंटिव मतलब कंसंट्रेट करके पढ़िए। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, अब यहाँ पे जो नरेटर हैं वो बोल रहे हैं थंडर क्लैप मतलब होता है बिल्कुल ये चीज़ें जो थी उनके लिए बहुत शॉकिंग थी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा एकदम शॉकिंग लगी, एंड इस सारी चीज़ों ने मुझे शॉक कर दिया एकदम। अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब इनको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी होगा, ठीक है। Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall। तो यहाँ पर wretches मतलब होता है कि वो जो अनफॉर्चुनेट हैपनिंग यानी कि बैड न्यूज़ था, ठीक है, जो कि वहाँ टाउन हॉल के सामने जो बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पे लगा हुआ था। तो यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि अच्छा तो यही जो नोटिस था ये लगा हुआ था इसी बारे में था, क्योंकि यहाँ पे नरेटर ने उस नोटिस को पढ़ा नहीं था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा जो है लास्ट ये फ्रेंच लेसन है। वाई, वो कहते हैं क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मतलब कि वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं क्यों मैं मतलब ये भी नहीं जानता कि जो है फ्रेंच लिखा कैसे आता है, मुझे बोलना तो आता नहीं है लेकिन मैं लिखना भी नहीं जानता हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अब मैं कभी नहीं सीख सकता। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे यहाँ पे रुकना होगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मतलब कि वो कह रहे हैं कि मैं कितना सॉरी फील कर रहा हूँ अपने लेसन्स को ना पढ़ने के लिए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, मतलब कि
वो कहाँ जाते, जब लेसन्स पढ़ाए जाते थे तो वो बाहर जाते थे बर्ड्स के एग्स को देखने के लिए, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। सार ये जो है ये एक फ्रांस का ही एक मतलब एक रिवर है जो कि फ्रांस के थ्रू पास करता है, ठीक है, एक रिवर आप समझ सकते हैं, तो ये एक रिवर है, वहाँ पे वो जाते थे स्लाइडिंग करने के लिए। और माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच आ न्यूसेंस वाइल एगो। और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी बुक्स जो कि मुझे न्यूसेंस लगती थी, न्यूसेंस मतलब होता है कि नॉनसेंस लगती थी, बर्डन लगती थी, बोझ लगती थी, वाइल एगो पहले, ठीक है। सो हैवी टू कैरी मतलब कि बहुत ज़्यादा हैवी लगता था इसको कैरी करना। माई ग्रामर मेरे ग्रामर की बुक एंड मेरी हिस्ट्री की बुक जो जिसमें संत के बारे में लिखा था, मतलब जो भी फ्रांस के संत रहे होंगे उनके बारे में था। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, ठीक है। और मेरे जो ओल्ड फ्रेंड्स थे ये सारे बुक्स, उनको मैं कैसे गिव अप कर सकता हूँ, कैसे छोड़ सकता हूँ, ओके नहीं छोड़ सकता हूँ। एंड मिस्टर हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे। और उनको ये भी आइडिया आया कि जो मिस्टर हैमल हैं वो भी जा रहे हैं अभी स्कूल से, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उनको कभी नहीं मिल पाऊँगा। मेड मी forget ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। तो इस सब के बारे में वो सोच कर ये भूल जाते हैं कि जो मिस्टर हैमल हैं उनके बारे में, और जो नरेटर हैं वो क्या सोचते हैं, ये सब भूल जाते हैं कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हैं, ठीक है, उनके रूलर के बारे में, स्केल के बारे में, और वो कितने क्रैंकी यानी कि कितने शॉर्ट टेम्पर्ड है, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसको सब वो भूल जाते हैं। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। तो यहाँ पे बोलते हैं कि पुअर मैन, वहाँ पे अपने टीचर को बोलते हैं कि जो है ये जो लास्ट लेसन है इन्हीं के ऑनर में रखा गया है, और इसीलिए आज ये संडे क्लोज में आया। संडे क्लोज मतलब होता है कि पर्सनस बेस्ट और न्यूएस्ट, मतलब जो किसी भी पर्सन का बेस्ट और एकदम नया कपड़ा होता है उसको बोलते हैं संडे क्लोथ। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग इन द बैक ऑफ द रूम। अब यहाँ पे वो समझ पाए कि क्यों जो है विलेज के लोग जो है बैक मतलब जो बैक बेंचेस हैं उस पर बैठे हुए हैं रूम के, क्लासरूम के। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, अब ये इसलिए था क्योंकि वो सॉरी फील कर रहे थे, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गए और उन्होंने अपनी लैंग्वेज मदर टंग को सीखा नहीं, फ्रेंच लैंग्वेज को कभी सीखा नहीं। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। ओके, तो यहाँ पे वो क्या करने आते, एक उनका वो ये तरीका था जो मिस्टर हैमल है उनको थैंक बोलने का, जिन्होंने अपना 40 साल दिया था उस स्कूल को, एकदम फेथफुल बिल्कुल ऑनेस्ट सर्विस दी थी, और उनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए, अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट शो करने के लिए वहाँ पे वो लोग आए थे। While I was thinking of all this, जैसे ही मैं ये सब के बारे में सोच रहा था, I heard my name called। ओके, तो उन्होंने सुना कि उनके नाम को बुलाया गया। It was my turn to recite। अब आज ये मेरी टर्न थी रिसाइट यानी कि सबको पढ़ के सुनाने की। रिसाइट मतलब होता है जब आप कोई चीज़ याद करते हो, ठीक है, कोई भी पोयम या फिर कोई भी पैसेज, और उसको आपको ऑडियंस के सामने सुनाना हो, उसको बोलते हैं रिसाइट। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। ओके, तो यहाँ पे वो अब बस सोच रहे हैं कि क्या होता अगर मैं जो है ड्रेडफुल यानी कि जो ये फियरफुल रूल्स हैं पार्टिसिपल्स के, इनको मैं पढ़ लिया होता और इसको वेरी लाउड एंड क्लियर मैं सबको सुना दिया होता, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। लेकिन मैं जैसे ही सुनाने लगा मैं पहले ही वर्ड पे कंफ्यूज हो गया। मिक्सड अप मतलब कंफ्यूज हो जाना, और वहीं पे खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क मतलब अपने डेस्क पे खड़ा रह गया। माई हार्ट बीटिंग। अब आगे क्या होता है कि वो जो है अपने डेस्क पे खड़े रह जाते हैं, एंड माई हार्ट बीटिंग, उनकी जो हार्ट थी बीट कर रही थी, और एंड नॉट डियरिंग टू लुक अप, और उनके अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि वो सामने देख सके, ऊपर स्ट्रेट देख सके। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ। यहाँ पे जो उन्होंने मतलब बोलते हुए सुना मिस्टर हैमल को कि मैं तुम्हें स्कोल्ड मतलब तुमको डांटूंगा नहीं फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, तुम्हें खुद जो है सेम फील करना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हर दिन हम अपने आप से कहते हैं
ब्ला आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब कि मेरे पास बहुत टाइम है, ठीक है, काम को करने के। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम ही देखो हम कहाँ आ गए, मतलब हमारा रिजल्ट क्या हुआ आखिरी में। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेज, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। और ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी एल्सेज की प्रॉब्लम है कि वो जो है काम को कल पर टाल देती है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टुमारो, मतलब कि कल हम लर्न करेंगे, ऐसा कहते हैं सब। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। अब यहाँ पे जो है नरेटर जो है बोल रहे हैं दोज फेलो मतलब कि प्रशियंस के लोग, उन लोग क्या बोलेंगे कि तुम लोग क्या कहते हो कि तुम लोग को अधिकार है, ठीक है, क्या अधिकार है जब तुम अपने फ्रेंच लैंग्वेज को ही नहीं जानते हो, मतलब कि तुम लोग केवल प्रिटेंड करते हो, केवल दिखावा करते हो कि तुम लोग फ्रेंच मैन हो, लेकिन एक्चुअल में तुम लोग को तो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज आती भी नहीं है। ओके, तो ये अधिकार उन लोग को मिल गया ये बोलने का। ओके, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। ओके, तो यहाँ पे कहते हैं कि लेकिन इसमें तुम्हारी ही केवल गलती नहीं है, ठीक है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू अप्रोच आवर सेल्फ विथ, यानी कि हम सबका मतलब हम सबकी ये गलती है, हम सबको इसके लिए ब्लेम करना चाहिए। टू री अप्रोच मतलब होता है कि टू ब्लेम, ठीक है, ब्लेम करना। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, मतलब कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी गलती है कि वो तुम्हारे पर गुस्सा नहीं हुए, तुमको प्रेशराइज नहीं किया कि तुम अपनी लैंग्वेज को पढ़ो, तुम समझो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन द फार्म और एट मिल्स, उन्होंने क्या किया, तुमको फार्म और मिल्स पे काम करने के लिए भेज दिया। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि तुम और पैसे कमा सको। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी खुद को ब्लेम करना चाहूँगा। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुमको अपने फ्लावर्स को जो है पानी देने के लिए नहीं भेजा और पढ़ाने के बजाय मैंने तुमको ये बोला कि जाके गार्डन्स में जो फ्लावर्स हैं उनको पानी दे के आओ, क्योंकि स्कूल के बाहर एक गार्डन था जो कि मिस्टर हैमल का गार्डन था और वहाँ पे वो भेजते थे बच्चों को। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग करने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुमको इसके लिए हॉलीडे नहीं दिया। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, उसके बाद वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ बताते हैं। मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और वो जो है अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं। ओके, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने क्या कहा कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये दुनिया का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। लाइक वी आर इंडियन एंड हम क्या बोलेंगे, तो हम भारतीय हैं, हमारे लिए हमारी सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड की कौन सी होगी, हिंदी, ऑफ कोर्स। तो हमारे लिए हिंदी हमारी सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्योंकि ये हमारी मदर टंग है। ओके, हमने इसी को जो है इसी को अपना जो है बेस बनाया है, एंड ये हमारी मदर टंग है जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो इसी तरह से ये बोल रहे हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और ये मोस्ट क्लियरेस्ट है, मोस्ट लॉजिकल है, एंड दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमको इसको गार्ड यानी कि प्रोटेक्ट करना चाहिए और कभी इसको भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वन आर पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, इंस्लेव्ड मतलब गुलाम बनाया जाता है, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। okay, तो वो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वो किस चीज़ पे नहीं कर पाते हैं, वो उन पीपल के लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मतलब कि वो चाहें तो चाहे जो काम उनसे करवा ले, लेकिन वो उनके लैंग्वेज को जो है चेंज नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरली उनके अंदर होता है कि ये हमारी लैंग्वेज है एंड हमको बोलना है। तो ये एक तरह से क्या है, की है किसी भी जेल का, ठीक है, लैंग्वेज। देन ही ओपनड अ ग्रामर
देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन। तो वो ओपन करते हैं ग्रामर की बुक एंड लेसन्स को पढ़ते हैं। आई वॉज अमेज। अब यहाँ पे जो नरेटर हैं बिल्कुल सरप्राइज हो गए थे और उन्होंने कहा कि जो है अब जो लेसन्स थे वो पूरे उनको अच्छे समझ में आ रहे थे। ऑल ही सैड सेम सो ईजी सो ईजी। जो भी उनके टीचर बोल रहे थे वो सब कुछ बहुत ही ईजी लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। और वो क्या बोलते हैं कि मैंने इससे ज़्यादा केयरफुली तो कभी सुना ही नहीं लेसन्स को, इसलिए मुझे समझ में नहीं आते थे। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो पेशेंस। और ना ही कभी टीचर ने इतने पेशेंस के साथ कभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। इट seemed a lot almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुअर पर्सन है जो कि जितना भी उसके पास सब नॉलेज है वो सब देना चाहता है जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और वो सारी चीज़ें मतलब फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में सब कुछ, मतलब हिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ों को एक ही बार में एट वन स्ट्रोक, मतलब एट वंस, मतलब एक ही बार में इन वन गो सब कुछ हमारे माइंड में डालना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। हमको लिखने का जो है हमारा टर्न आया। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। और उस दिन जो मिस्टर हैमल थे उन्होंने नई कॉपीज़ लाई थी हमारे लिए, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड्स। अब उस पर क्या हुआ था, लिखा गया था फ्रांस अल्सीज, फ्रांस अल्सीज। उस पर ये बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जो कॉपीज़ थी ना तो उसके टॉप पे फ्लैग्स की तरह यहाँ पे ऐसे बना हुआ था। एंड इस पर लिखा था फ्रांस अल्सीज। सपोज यहाँ पे लिखा है फ्रांस, यहाँ पे लिखा है एल्सेज, फ्रांस एल्सेज ऐसे। तो ये ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जो है स्कूल के जो डेस्क होते थे उनके ऊपर जो रॉड होते थे ना, सपोज ये रॉड है तो इसके ऊपर सपोज ऐसे टंगा हुआ है, ऐसा लग रहा था नोटबुक में। क्योंकि जो बच्चे थे वो डेस्क पे बैठे हुए थे एंड जब वो अपनी कॉपीज़ को ओपन करे तो ऐसे ऐसे जो है उनकी कॉपीज़ पे बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और रॉड पे ऐसे टंगे हुए हैं फ्लैग्स और फ्लोट कर रहे हैं। यू ought to have seen how everyone set to work, how quiet it was। मतलब कि यहाँ पे जो नरेटर हैं बोल रहे हैं कि आपको देखना चाहिए था कि किस तरह सब लोग अपने काम पे लगे हुए थे और किस तरह सब लोग बहुत ज़्यादा क्वाइट थे, बिल्कुल शांत थे। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर्स। अब केवल एक ही साउंड आ रहा था। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है MCQ में कि वहाँ पे साउंड किस चीज़ की आ रही थी। ओके तो यहाँ पे स्क्रैचिंग मतलब कि पेन्स के चलने की आवाज़ आ रही थी पेपर पे, बस और कोई साउंड नहीं था। वंस सम बिटल्स फ्लो इन। और कुछ बिटल्स यानी कि कुछ कीड़े जो थे वहाँ पे फ्लो कर रहे थे। लार्ज साइज इंसेक्ट फ्लो कर रहे थे बट नो बडी पेड अटेंशन। लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। टू दैम, उन बिटल्स पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। नाउ इवन द लिटिलेस्ट वन। और जो लिटिलेस्ट मतलब होता है कि जो पिजन थे, पिजन ठीक है कबूतर, तो वहाँ पे जो पिजन थे उनके जो क्लास थी उसके रूफ पे छत पे पिजन थे हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है फिश हुक्स मतलब कि जो कांटा होता है जिससे फिश को पकड़ा जाता है, ठीक है, तो वो कुछ इस टाइप का होता है। ओके एंड यहाँ पे जो पिजन बैठे थे उनके जो पैर थे कुछ ऐसे, ठीक है, एंड ये नेल्स थे। तो जो पिजन के पैर थे ना वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था फिश हुक्स की तरह हैं कि वो स्क्रैच कर रहे हैं रूफ पे जो है उसको थोड़ा खुरदुरा कर रहे हैं और वो भी जो है उन लोगों के साथ राइटिंग कर रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को लिख रहे हैं। ऐसा यहाँ पे जो नरेटर हैं वो अज्यूम करते हैं। ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो। कूड मीन्स होता है कि वो स्क्रैच कर रहे थे, ठीक है, बहुत ही मतलब कि लो टोन में, लेकिन उनके स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी क्योंकि वो सारे जो लोग थे बहुत ज़्यादा क्वाइट थे, इस वजह से उनको ये सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो यहाँ पे वो बस अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा वहाँ पे हो रहा था। कूड मतलब होता है साउंड मेड बाय पिजन। जो वहाँ पे पिजन्स थे वो लोग बहुत ही धीमे स्वर में जो है एक तरह से जो साउंड वो निकालते हैं नेचुरली वो उसको निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो यहाँ पे जो नरेटर हैं वो सोच रहे हैं कि क्या जो जर्मन लोग हैं
मतलब जो जर्मन अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट है, वो क्या पिजन्स को भी जर्मन बोलना या गाना सिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को तो ये लोग जो है ज़बरदस्ती सिखा रही हैं इंसिस्ट करके, लेकिन क्या पिजन्स को भी ये लोग जर्मन सिखाएंगे? क्योंकि सपोज़ एक डॉग है, ठीक है, तो जो डॉग होता है वो उस पर्टिकुलर एरिया की लैंग्वेज को समझता है, लाइक इंडियन डॉग है तो इंडिया की लैंग्वेज को समझेगा, ओके। तो इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपने कंट्री से अटैच होते हैं। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि क्या इन पिजन्स को भी वो लोग बहुत ही फोर्सफुली जो है सिखाएंगे जर्मन लैंग्वेज। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ मिस्टर हैमर सिटिंग मोशनलेस। अब जब भी मैं जो है ऊपर देखता, थोड़ा मतलब लिखते हुए होता नहीं है कि हम थोड़ा इधर उधर देखते हैं, तो वो जब भी देखते हैं मिस्टर हैमल को, तो वो क्या देखते हैं, वो बिल्कुल मोशनलेस है, उनमें कोई मोशन नहीं हो रहा है और वो अपने चेयर पे बैठे हुए हैं और गेज मतलब होता है स्टीयरिंग, देखना, बहुत ही ध्यान से केयरफुली देखना। तो वो हर एक चीज़ को जो क्लासरूम में थी उसको वो देख रहे थे, एक चीज़ पे देख रहे थे तो कभी दूसरे चीज़ पे देख रहे थे। ऐसा लग रहा था एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल रूम, स्कूल रूम। वो ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ अपने माइंड में जो है स्टोर कर लेना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है डेस्क रखा है, यहाँ पे पेन है एंड एवरीथिंग। तो वो सब कुछ स्टोर कर लेना चाहते थे, इस वजह से सब अच्छे से देख रहे थे। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। फैंसी मतलब ये सोचने वाली बात थी, अच्छी बात थी कि उन्होंने जो वो अपने 40 years जो है उस प्लेस पे उन्होंने बिताए हैं विथ हिज गार्डन, और उनका जो गार्डन था वो भी आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनका क्लास, ओके। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। केवल मतलब कि यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जो डेस्क और बेंचेस थे वही केवल worn स्मूथ, यानी कि होता है कि थोड़े यूज़ कर करके पुराने हो चुके थे। लेकिन अगर हम बात करें गार्डन की या फिर क्लासरूम की तो वो वैसा का वैसा था, ठीक है, मतलब 40 years से वो बिल्कुल वैसा ही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। द वॉलनट ट्रीज, जो वॉलनट यानी अखरोट के पेड़ थे गार्डन में, वो बिल्कुल और टॉलर हो गए थे और बढ़ गए थे। एंड द होप वाइन, जो वाइन यानी कि बेल के जो पेड़ थे वो प्लांट उन्होंने खुद ही, मिस्टर हैमल ने खुद ही प्लांट किया था। और ट्विंड मतलब कि वो ट्विस्ट हो के क्या हुआ था, रूफ तक पहुंच गए थे, मतलब जो स्कूल का छत था वो रूफ तक वहां से पहुंच गए थे, क्योंकि वो पहले विंडो पे लगाया हुआ था लेकिन वो ट्विस्ट करके और रूफ तक पहुंच गया। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। मतलब यहाँ पे जो नरेटर है सोच रहा है कि उनका कितना मतलब हार्ट ब्रोक हुआ होगा जब वो ये सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। अब वो क्या कर रहे थे, ऊपर जो है एक रूम था, नीचे सपोज यहाँ पे क्लासरूम है, ऊपर रूम था जहाँ पे वो और उनकी सिस्टर रहती थी। तो वहाँ पे उनकी सिस्टर जो है पैकिंग कर रही थी, उनकी ट्रंक्स यानी कि जितने भी चीज़ें थी वो सारे चीज़ें वो पैक कर रही थी, तो उसकी आवाज़ आ रही थी क्योंकि बहुत ही शांत था माहौल और सब लोग बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा शांत थे, ओके। ट्रंक्स में तो होता है लगेज। अब आगे बताया जा रहा है कि फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको दूसरे दिन जो है देश छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन यहाँ पे मिस्टर हैमल के पास इतना करेज, इतना साहस था कि वो जो है लास्ट में क्या करें, सबसे लेसन्स को सुने, ओके, सारे स्टूडेंट्स को। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। लिखने के बाद क्या हुआ, हमारा हिस्ट्री का जो है लेसन्स हुए। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बाबी बी बो बू, ओके। तो यहाँ पे ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो बेबीज़ यानी कि जो स्टूडेंट्स थे वो चैंटिंग यानी कि चैंटिंग मतलब वो बोल रहे थे, ठीक है, क्या बोल रहे थे, फोनेटिक साउंड। ये जो बा बे बी बो बू है ये फोनेटिक साउंड है, मतलब कि किस तरह से फ्रांस लैंग्वेज को प्रोनाउंस किया जाता है उसका ये बेसिक है, तो उसको वो लोग बोल रहे थे। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ये स्टोरी थोड़ी लेंदी है तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड मैं आपको इसका वर्ड मीनिंग भी दे दूँगी, तो लास्ट में आप देख सकते हैं।